हेलो स्टूडेंट्स, जी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 13 जीव विज्ञान कक्षा 11वीं का, जिसमें हम लोगों ने देखा था फोटो सिस्टम 1 पिगमेंट सिस्टम 1 वर्णक तंत्र 1। आज देखेंगे वर्णक तंत्र 2। ठीक है, वर्णक तंत्र सेकेंड। छोटे जो तरंग दैर्ध्य होते हैं, मतलब 680 nm वाली जो प्रकाश के क्वांटम जो अवशोषित करती है, छोटी तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं, वो क्या कहलाती है? प्रकाश जो क्वांटम द्वारा अवशोषित होती है ना, 680 जो क्वांटम होती है उसके द्वारा अवशोषित होती है, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? क्विनोन। क्या कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्विनोन। क्यू द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। क्विनोन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहक पदार्थ जैसे कि साइटोक्रोम B559, प्लास्टोक्विनोन PQ, साइटोक्रोम F तथा प्लास्टोसाइनिन PC से होता हुआ प्रकाश प्रणाली 1 के पास पहुंचता है। PQ तथा साइटोक्रोम जो है, साइटोक्रोम F के बीच PQ, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम F और प्लास्टोक्विनोन के जो इलेक्ट्रॉन्स के दो अणुओं के बीच क्या होता है? चिन्हित ऊर्जा के कारण एक ATP का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? एक ATP का संश्लेषण होता है। जैसे कि ADP जो होगा प्लस IP के साथ फॉस्फेट के साथ अटैच होगा तो क्या बनाएगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करेगा। ठीक है, फिर है पिगमेंट सिस्टम 1। लंबे तरंग दैर्ध्य वाले जो प्रकाश होते हैं 700 nm जो होते हैं उनको अवशोषित करती है। वर्णक तंत्र 1 क्या होता है? जो वर्णक तंत्र 2 होता है वो क्या करता है? छोटे तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करती है, और वर्णक तंत्र 1 जो होता है लंबे तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ग्रहण करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, इसके उत्तेजीकरण के फलस्वरूप बाहरी कक्षा की ओर गए इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम एक अज्ञात यौगिक X के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ठीक, अज्ञात यौगिक X से इलेक्ट्रॉन का विद्युतात्मक दिशा में अभिगमन शुरू होता है। जो अज्ञात यौगिक X है वो क्या करता है? उससे इलेक्ट्रॉन का विद्युतात्मक दिशा में जो विद्युत का दिशा होता है उसमें क्या होता है? गमन होता है, वो आगे बढ़ता है, अभिगमन शुरू होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले फेरोडॉक्सिन की तरह अवकारी पदार्थ को, जो अवकारी पदार्थ होता है फेरोडॉक्सिन, उसको क्या करते हैं तथा उसके बाद फेरोडॉक्सिन के पास पहुंचता है। सबसे पहले क्या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले फेरोडॉक्सिन के पास पहुंचते हैं। उसके बाद रिडक्टेज के एंजाइम के द्वारा क्या होता है? NADP नामक एंजाइम को उपस्थित हुए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ NADP को अवकृत NADPH करने में प्रयुक्त हो जाते हैं। यदि NADP एवं रिडक्टेज एंजाइम अनुपस्थित हुए तो, यदि क्या होगा? NADP तथा रिडक्टेज एंजाइम जो अनुपस्थित हुए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F से होता हुआ वर्णक तंत्र A1 फोटो सिस्टम के पास पहुंच जाता है। फेरोडॉक्सिन एवं साइटोक्रोम B जो है वो साइटोक्रोम F के पास एवं साइटोक्रोम के बीच पुनः दो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन में निहित ऊर्जा के फलस्वरूप एक ATP का संश्लेषण होता है। NADP+2H हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो NADPH होगा प्लस H+ होगा। ठीक है, ये देखो फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो क्या करता है? छोटी तरंग दैर्ध्य जैसे 680 nm वाले प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। ये हो गया यहाँ है सूर्य, ये फिर सूर्य, ये इसको बोलेंगे सन। ठीक, फिर फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 nm वाले प्रकाश को अवशोषित करता है, लंबी तरंग दैर्ध्य वाली। प्रकाश तंत्र द्वारा फोटोन का अवशोषण कैसे होता है? ये है। फिर है प्रकाश प्रणाली या वर्णक प्रणाली 2, पिगमेंट सिस्टम 2। इसके उत्तेजनीकरण से क्या होता है कि उसकी स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपनी कक्षा से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होने लगती है उसमें स्थायी। देखो वो क्या होगा? एक्साइटेड होकर दूसरे प्लेस में चला जाएगा तो स्थायी कक्षा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो जाएगी, जिसके कारण में Mn2+ एवं क्लोरीन की उपस्थिति में जल का प्रकाश अपघटन हो जाता है। मैग्नीशियम और क्लोरीन की उपस्थिति में क्या हो जाता है? जो मैग्नीशियम का 2+ आयन होता है और क्लोरीन की उपस्थिति में जल का प्रकाश अपघटन हो जाता है। जल के प्रकाश अपघटन के कारण निकले इलेक्ट्रॉन्स एक अज्ञात यौगिक Z से होता हुआ वर्णक प्रणाली 2 को प्राप्त होता है। जब जल का प्रकाश अपघटन होता है, जब जल के प्रकाश अपघटन जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, और एक अज्ञात यौगिक होता है जो Z से होता हुआ क्या आ जाता है? वर्णक प्रणाली 2 को पहुंच जाता है। चूंकि वर्णक प्रणाली 2 के इलेक्ट्रॉन जो है वर्णक प्रणाली 1 को प्राप्त होता है, मतलब जो वर्णक तंत्र होता है पिगमेंट सिस्टम 2 जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पिगमेंट सिस्टम 1 को जाता है, तो क्या होता है? इसलिए इलेक्ट्रॉन अभिगमन के क्रम को अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन
तथा प्रवर्णक प्रणाली 1 के इलेक्ट्रॉनों का पुनः वर्णक प्रणाली 1 के पास आ जाने वाले अभिगमन चक्र को चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन कहते हैं। दोनों क्रमों में एटीपी का संश्लेषण होता है। जो दोनों सीक्वेंस होते हैं उसमें क्या होता है? एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी का संश्लेषण की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। किसको? कि जो दोनों क्रियाएं होती है पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 या फिर वर्णक प्रणाली 1 वर्णक प्रणाली 2 में जो क्रियाएं होती है उस दोनों चरणों में क्या होता है? एटीपी का संश्लेषण होता है। तो एटीपी के संश्लेषण की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का फॉस्फोरिलेशन या फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। वर्णक तंत्र 2 से वर्णक तंत्र 1 के बीच इलेक्ट्रॉन अभिगमन के क्रम में एटीपी के संश्लेषित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अचक्रीय फॉस्फोरीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अचक्रीय फॉस्फोरीकरण कहते हैं। तथा वर्णक तंत्र 1 से वर्णक तंत्र 2, वर्णक तंत्र 1 और वर्णक तंत्र 2 दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन होता है उसके क्रम में संश्लेषित होने वाले एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संश्लेषित होने वाला जो एटीपी होता है उसके संश्लेषित एटीपी के जो संश्लेषण होता है उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया की संपूर्णता में प्रकाश तंत्र 2 का इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रकाश तंत्र या वर्णक तंत्र 1 से होता हुआ NADP के साथ H के संयुग्मन में प्रयुक्त होता है। अतः वर्णक तंत्र 2 से NADPH के संश्लेषण तक परिपथ अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन के अंतर्गत आता है। अब है दोनों के बीच प्रकाश प्रणाली 1 और प्रकाश प्रणाली 2 के बीच जो अंतर होता है उसको आइए हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप अपने अनुसार भी आप लोगों ने पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 पढ़ा और या फिर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पढ़ा, उसके अनुसार भी आप बता सकते हैं। तो प्रकाश प्रणाली में क्या होता है कि यह वर्णक तंत्र ग्रेनम के थैलेकॉइड एवं फ्रेट अर्थात स्ट्रोमा के थैलेकॉइड के बाहरी सतह पर होता है। जो प्रकाश प्रणाली होता है उसमें क्या होता है? जो ग्रेनम होता है उसके थैलेकॉइड के एवं फ्रेट के स्ट्रोमा में थैलेकॉइड के बाहरी सतह पर होता है। और जो प्रकाश तंत्र द्वितीय होता है उसमें क्या होता है? ग्रेनम के थैलेकॉइड के भीतरी सतह पर होता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में क्या होता है कि ये ग्रेनम के बाहरी सतह पर होता है और प्रकाश तंत्र 2 में क्या होता है कि ये ग्रेनम के भीतरी सतह में होता है। प्रकाश तंत्र 1 में क्या होता है कि क्लोरोफिल A की मात्रा क्लोरोफिल B से दुगनी होती है। A की मात्रा किस में ज्यादा होगी? 1 में। और इसमें क्या होता है? इसमें दोनों क्लोरोफिल A और B की मात्रा जो होती है वो इक्वल होती है ना। जो प्रकाश तंत्र जो होता है वो 700 nm 1 जो होता है वो 700 nm तक की अभिक्रिया को अवशोषित करता है और इसमें क्या होता है 680 तक के जो nm का क्रिया जो होता है प्रकाश उसको अभिक्रियित करता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रकाश तंत्र 1 है इसके वर्णक जो होते हैं छोटे होते हैं, लंबे होते हैं एवं छोटे और लंबे तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं। जबकि द्वितीय जो होता है वो छोटे वर्णक जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं, जबकि द्वितीय में लंबे तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं। प्रकाश प्रणाली में क्या होता है? ऑक्सीजन के निष्कासन से संबंधित नहीं होता। इसमें क्या होता है? वर्णक प्रणाली में क्रियाशील होने पर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। प्रकाश प्रणाली में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चक्रीय तथा अचक्रीय दोनों प्रकार का अभिगमन होता है। प्रकाश प्रणाली द्वितीय में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का केवल अचक्रीय अभिगमन होता है। प्रकाश तंत्र 1 में क्या होता है? इसके अंतर्गत चक्रीय फास्फोरीकरण की प्रक्रिया होती है और इसके अंतर्गत अचक्रीय फास्फोरीकरण की प्रक्रिया होती है। यह प्रणाली प्रायः अपने इलेक्ट्रॉन को NADP को सुपुर्द करता है और यह प्रणाली अपने इलेक्ट्रॉन्स को वर्णक तंत्र 1 को सुपुर्द करता है, ठीक है। तो प्रकाश सिस्टम द्वितीय जो होता है वो 1 को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और जो प्रकाश तंत्र 1 होता है वो किसको दे देता है? अपना इलेक्ट्रॉन NADP को दे देता है। क्लियर? प्रकाश अभिक्रिया के वर्णक तंत्रों के बीच इलेक्ट्रॉन अभिगमन तथा प्रकाश का फास्फोरीकरण कैसे होता है ये इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। देखो ये क्या होता है? फोटो सिस्टम 1 और ये फोटो सिस्टम 2। मान के चलो ये फोटो सिस्टम 1 है तो ये क्या करता है? 700 nm तक के तरंग दैर्ध्यों को ग्रहण करता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? 8 फोटॉन्स होते हैं। कितने फोटॉन्स होते हैं? 8 फोटॉन्स होते हैं। ये क्या होता है? एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, एक एक्स यौगिक आया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर वो क्या होता है? FRS बनाता है, ठीक है। फिर FD होता है। FD मतलब
फिर साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम एफ से पीसी, है ना, और यहाँ से ये आर एनएडीपी बनाता है, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन लेते 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 ये कहाँ चला जाता है, फोटो सिस्टम 2 में। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है, जो क्या करता है 8 फोटोन लाइट का लेता है 680 nm प्रकाश तरंग दैर्ध्य वाले। फिर यहाँ से क्या होता है, एक्साइटेड हाई एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है क्यूनोन में जाता है, क्यूनोन से साइटोक्रोम बी में जाएगा, साइटोक्रोम बी के बाद फोटो क्यूनोन में जाएगा, फोटो क्यूनोन के बाद क्रोम एफ में जाता है, फिर पीसी में जाता है, ऐसे करते ये जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक चक्रीय रिलेशन, क्योंकि इसमें होता है एक चक्रीय रिलेशन होता है फोटो सिस्टम 1 में, और दूसरा जो होता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन होता है फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 के बीच जो रिएक्शन राउंड होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अचक्रीय फास्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, ठीक है, साइक्लिक नहीं होता। और जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। क्लियर, इसको आप याद कर लेंगे चित्र को देख के। दूसरा है चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन एवं चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। इसमें क्या हो रहा है, जो फोटो सिस्टम 1 का ये 8 क्विंटल है, फोटो सिस्टम जो 1 है या पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो क्या होता है, साइक्लिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको आप अलग से बता सकते हैं चक्रीय अभिगमन को, ठीक है। अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 से शुरू होता है, फोटो सिस्टम ये होता है प्रकाश का अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन। इसको अलग अलग, वो जो था दोनों साथ में दिया हुआ था फास्फोरिलेशन में, उसके बाद अलग अलग दोनों को दिखाया गया है। चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में अंतर क्या होता है, जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन होता है, इस क्रिया में अभिगमन इलेक्ट्रॉन का अभिगमन जो होता है वो चक्रीय होता है ना, एक सर्कल में घूमता हुआ होता है। लेकिन जो अचक्रीय होता है इसमें क्या होता है, जिसमें वर्णक तंत्र 2 से वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वर्णक तंत्र 1 में जाके पूर्ण कर लेता है। फिर दूसरा, इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्रोत जो होता है फोटो P700 होता है, तथा क्लोरोफिल अणु से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पुनः उसी क्लोरोफिल तक वापस आ जाते हैं। जबकि अचक्रीय में क्या होता है कि इसका जो होता है इलेक्ट्रॉन का स्रोत H2O होता है, जो क्लोरोफिल से मुक्त तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस पुनः उसी क्लोरोफिल तक नहीं आ पाता। चक्रीय में क्या होता है, उसी क्लोरोफिल तक इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है घूम के। इसमें क्या होता है चक्रीय फास्फोरिलेशन में कि जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन होता है, ऑक्सीजन की विमुक्ति की क्रिया नहीं होती, ठीक है। अचक्रीय प्रकाश रिलेशन में क्या होता है, इसमें जल का प्रकाश जो होता है वो रासायनिक अपघटन और O2 की विमुक्ति की क्रिया होती है। इसमें 2 स्थलों पर ATP का संश्लेषण होता है, इसमें एक स्थल पर ATP का संश्लेषण होता है। ये NADPH2 के संश्लेषण से संबंध नहीं रखता, लेकिन अचक्रीय जो होता है वो NADPH2 के संश्लेषण से संबंधित होता है। प्रकाश अभिक्रिया का सारांश, ये अभिक्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश अभिक्रिया जो होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, ओनली लाइट के प्रेजेंट में, ठीक है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। अगर ये लाइट नहीं होगा तो ये रिएक्शन जो होगा वो टोटल बंद हो जाएगा। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन, इसमें क्या प्रोसेस होता है, इसमें अलग अलग 5 घटनाएं हैं जिसके द्वारा ये कंप्लीट होती है। तो पहला क्या है, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होने पर वह तुरंत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब क्लोरोफिल के अणु द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होता है। प्रकाश का ऊर्जा जब अणु की कोई क्लोरोफिल के अणु जो है उसमें प्रकाश का ऊर्जा क्या होता है, अवशोषित होता है, वह तुरंत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्लोरोफिल अणु जो होते हैं बहुत थोड़े समय के लिए उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। जब क्या होता है इसका इसके कारण क्या होगा, क्लोरोफिल का जो अणु होता है वो क्या होता है, बहुत थोड़े समय के लिए उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जो क्लोरोफिल के अणु द्वारा क्या होगा, प्रकाश का अवशोषण होगा, प्रकाश ऊर्जा का, उससे क्या होगा वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल अवस्था का जब प्रकाश क्वांटम के साथ ऐड होता है तो क्लोरोफिल जो होता है वो उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट है जल का प्रकाश अपघटन। इसके बाद क्या होता है कि क्लोरोफिल अणु द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा होती है उसके द्वारा क्या होता है, जल के अणुओं का अपघटन हो जाता है, ठीक। फिर है ऑक्सीजन विमोचन, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जल अपघटन में ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और थोड़ी मात्रा में इसका उपयोग कोशिकीय श्वसन में भी किया जाता है। फिर है NADPH2 का बनना। इसमें क्या होता है, जल के अपघटन में विमुक्त हाइड्रोजन जो होते हैं NADP हाइड्रोजन ग्राही से संयोजित होकर क्या कर लेते हैं, NADPH बनाता है, NADPH2 बनाएगा, ठीक है। प्रकाश फास्फोरीकरण अथवा ATP का बनना। उत्तेजित क्लोरोफिल जो है अणु की कुछ ऊर्जा का उपयोग करता है। उत्तेजित जो क्लोरोफिल होगा स्टार्टिंग जो फर्स्ट पार्ट में, उसमें क्या होगा, उसका जो कुछ ऊर्जा होगा उससे कुछ एनर्जी जो होगा वो ATP के निर्माण में होता है। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है।
रासायनिक परासरण परिकल्पना भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलेंगे या फिर रासायनिक परासरण परिकल्पना। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो वो क्या होगा, जब प्रकाश अवशोषित होता है तो ये एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है और इससे क्या होता है एडीपी और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिक, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, उन्होंने पीटर मिशेल, उन्होंने रासायनिक परासरण परिकल्पना को प्रस्तुत किया। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन परिवहन के समय मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होती है वो एक झिल्ली में एकत्रित होने वाले प्रोटॉन के परासरण का कार्य करती है। परासरण का कार्य क्या होता है, एक सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, है ना, जो वाहक बल बनाने में खर्च हो जाता है। इस प्रोटॉन वाहक बल का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के सहसंयोजन से एटीपी बनाने में होता है। इससे क्या होता है, जो प्रोटॉन वाहक का बल होता है उससे क्या होता है, उपयोग किसके द्वारा होगा, एडीपी जो होगा, एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के सहसंयोजन से क्या होगा, एटीपी के संयोजन में एटीपी बनाने में होता है। प्रोटॉन का संग्रहण क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड कैल्यूमिन के तथा अंतरा झिल्ली क्षेत्र में होता है। जो प्रोटॉन होता है उसका संग्रहण स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो थैलेकॉइड होता है उसके कैल्यूमिन के अंतरा झिल्ली, जो अंतर वाला झिल्ली होता है, अंतरा झिल्ली, उसमें होता है प्रोटॉन का स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लावक में प्रोटॉन प्रवणता विकसित होती है। क्यों होती है, क्योंकि थैलेकॉइड झिल्ली के आंतरिक सतह पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जो थैलेकॉइड का झिल्ली होता है उसकी आंतरिक सतह पर, जैसे मान के चलो ये थैलेकॉइड है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो आंतरिक सतह होगा उसमें क्या होता है, प्रकाश का अपघटन होता है, प्रकाश टूटता है तथा थैलेकॉइड के कोष्ठक में क्या होता है, एलयू मुक्त होकर एच का संग्रहण करता है। नेक्स्ट है आपका एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, जो थैलेकॉइड झिल्ली के बाहरी सतह पर होता है। अब तो ये हो गया प्रकाश का अपघटन कहाँ हुआ, थैलेकॉइड के आंतरिक सतह पर। अब नेक्स्ट जो होता है वो एनएडीपी जो होता है वो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो कहाँ होता है, थैलेकॉइड के बाहरी झिल्ली के पर सतह पर होता है, जो पिगमेंट सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन तथा स्ट्रोमा से एच प्राप्त करता है तथा स्ट्रोमा के एच को एनएडीपी इलेक्ट्रॉन के साथ तथा एच इलेक्ट्रॉन की सहायता से संयोजित कर एनएडीपीएच प्लस एच बनाने में उपयोग करता है। उपयुक्त तीनों कारणों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मैट्रिक्स में H की कमी तथा थैलेकॉइड कोष्ठक में HT की सांद्रता, जिससे वहां का pH घट जाता है। क्या होता है कि जो थैलेकॉइड का बाहरी सतह होता है उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, H की कमी हो जाती है, H प्लस की कमी हो जाती है तथा थैलेकॉइड कोष्ठक जो होता है उसमें HT की क्या हो जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे वहां के pH में घट जाती है। इससे क्या होता है, प्रोटॉन का प्रवणता या प्रोटॉन वाहक बल को उत्पन्न कर देता है। इस झिल्ली में क्या होता है, एटीपीएस अर्थात सिंथेटेज एंजाइम के एफ कणों के चैनल से प्रोटॉन गुजरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये झिल्ली में उपस्थित एटीपीएस एंजाइम का एफ स्थल प्रोटॉन के लिए पारगम्यता प्रदर्शित करता है तथा झिल्ली के अन्य स्थल एच के लिए अपारगम्य होते हैं। इस तरह की स्थिति में निर्मित होने पर एटीपीएस एफ के स्थल से प्रोटॉन गुजरता है तथा एटीपीएस के एफ कणों को अकार्बनिक फॉस्फेट अणु जो ऑक्सीजन निकालते हैं, अकार्बनिक फॉस्फेट के जो अणु जो ऑक्सीजन को निकालते हैं उसके लिए सक्रिय करता है। अकार्बनिक फॉस्फेट के अणु जो होते हैं वो ऑक्सीजन अणु के विमोचन पश्चात एडीपी से जुड़कर क्या बना लेते हैं, एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। एटीपी का निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जो ऊर्जा होती है फोटोन प्रवणता के टूटने से आती है। एटीपेज एंजाइम के एफ से होकर 2H+ अणु के संचरण से। जब एटीपीएस एंजाइम जो होता है उसमें एफ जो होता है एंजाइम के एफ से होकर क्या होता है, 2H+ अणु जब होता है, अणु के संचरण से क्या होता है, एटीपी के एक अणु का संश्लेषण होता है। क्या होता है, एटीपी के एक अणु का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है, जो झिल्ली में थैलेकॉइड में ढसा रहता है ना, उस झिल्ली की सतह में H जो होता है वो फैसिलिटेड विसरण में मदद करता है। फैसिलिटेड विसरण मतलब क्या होता है, आराम से वो सरलता से विसरित हो जाता है, ठीक है। जहाँ एंजाइम F का जो सीरा होता है वो एडीपी के IP के संयोजन से स्ट्रोमा की झिल्ली की सतह पर एटीपी का निर्माण करता है। ये क्लोरोप्लास्ट में एटीपी संश्लेषण की रासायनिक परासरणी प्रक्रिया की विधि हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा कि क्या होता है, पहले ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है। ये पिक्चर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके बुक में इस टाइप का है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा, जिसमें क्या होता है, प्लास्टोक्यूनोन H के साथ क्या होता है, देखो लाइट आएगा इसमें, ल्यूमेन जो होता है H+ होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका आंतरिक सतह H+ होता है। इसमें क्या होता है, ये आता है इसमें थैलेकॉइड की आंतरिक सतह पे, जहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का अपघटन होता है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा, इसमें क्या होता है, प्लास्टोक्यूनोन में। उसके बाद ये जाता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, साइटोक्रोम B6 में।
जो थैलेकॉइड में जाता है ये प्लास्टोसाइनिन हो गया, फिर PS2 हो गया, इससे आगे जाता है, फिर जिससे क्या बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स लगता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट लगता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट लगता है, जिससे क्या होता है एटीपी के एक संश्लेषण का निर्माण होता है, एटीपी का एक अणु संश्लेषित होता है। नेक्स्ट है आपका जैव संश्लेषी अवस्था अथवा अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होने वाली वह क्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के क्रम में संश्लेषित हुए एटीपी जो होता है वो NADP की सहायता से CO का अवकरण कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है उसमें होने वाली वह क्रिया जिसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके क्रम में संश्लेषित हुए, जब प्रकाश संश्लेषण का क्रम होता है, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है एटीपी का संश्लेषण होता है, किसकी सहायता से होता है NADPH की सहायता से होता है, जिसमें CO का क्या होता है अवकरण कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसके जो इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रकाश नहीं पड़ता है इसको सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति जरूरी नहीं होती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कार्बन का स्थिरीकरण, ये क्या होता है कार्बन का स्थिरीकरण प्रक्रिया, कार्बन इसमें स्थिर रहता है। ठीक है, इसे क्योंकि CO2 का CH12 और O6 में अवकरण इसी के द्वारा संभव होता है। इस प्रक्रिया का खोज जो था बहुत दिनों तक CO2 के अपचयन के मार्ग का पता नहीं लगाया पाया था। जब फिर कुछ वैज्ञानिक जैसे कि मेल्विन केल्विन के जो थे उन्होंने बताया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका ग्लूकोज के अवकरण में फास्फोग्लिसरॉल अम्ल नामक 3 कार्बन का बना जो अम्ल होता है उसमें प्रथम स्थायी उत्पाद के रूप में निर्मित होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं C चक्र, C साइकिल भी कहते हैं। CO2 से ग्लूकोज के संश्लेषण के चरण को क्या बोलते हैं केल्विन चक्र कहते हैं। केल्विन चक्र में क्या होता है कि मध्यस्थ यौगिकों की पहचान जो होती है केल्विन बेंसन तथा बेसन्स ने किया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं केल्विन बेसन और बेसमन साइकिल भी कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें केवल C3 चक्र द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट निर्मित हो जाता है, जो C3 कार्बन का 3 जो चक्रीय जो होता है चक्र जो होता है उसके द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं C3 प्लांट या फिर C प्लांट्स कहते हैं। केल्विन चक्र की जो प्रक्रिया होती है वो बताई गई है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि जो राइबोलोज होता है 1,5 बाइफॉस्फेट उसके द्वारा क्या होता है CO को ग्रहण किया जाता है, उसके बाद केल्विन चक्र प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्या होता है राइबोलोज जो होता है 1,5 बाइफॉस्फेट उसमें क्या होता है CO को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है, उसके बाद उसमें केल्विन चक्र प्रारंभ होता है यहीं से। तो उसमें 3 चरण पाए गए हैं। पहला है आपका कार्बोक्सिलीकरण एवं अवकरण। कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है कि हेक्सोज शर्करा निर्माण में ग्लाइकोटिन उत्क्रमण कार्बोक्सिल 3 ये जो अवस्था होती है, ये जो प्रोसेस होता है केल्विन चक्र का उसमें 3 अवस्थाएं होती है। पहला होता है कार्बोक्सिलीकरण चक्र एवं अवकरण, दूसरा है हेक्सोज शर्करा निर्माण एवं ग्लाइकोलिटिक उत्क्रमण क्या होता है, दूसरा हेक्सोज शर्करा निर्माण एवं ग्लाइकोलिटिक उत्क्रमण, और तीसरा होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट का पुनर्जनन। तीसरा क्या होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट का पुनर्जनन। पहला है आपका कार्बोक्सिलीकरण एवं अवकरण। इसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का राइबोलोज बाइफॉस्फेट से संयोजन होता है, उसको कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। क्या बोल रहा है कि राइबोलोज से क्या होता है CO जो होता है उसका क्या होता है संयोजन होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट का CO के साथ जो संयोजन होता है रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इस क्रिया में रूबिस्को नामक एंजाइम जो होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें कौन कार्य करता है रूबिस्को नामक जो एंजाइम होता है वो क्या करता है उत्प्रेरक का एक्साइटमेंट का कार्य करता है। इस अभिक्रिया में जल भी जो होता है वो भाग लेता है। प्रत्येक राइबोलोज बाइफॉस्फेट अणु से 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। प्रत्येक जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट का जो अणु होता है उससे क्या बनता है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 3 जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है उसके 2 अणु बनते हैं।
3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है उसका नाम है और उसके 2 अणु बनते हैं। तो 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है एटीपी से अभिक्रिया करता है और 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। क्या होता है कि 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल में चेंज हो जाता है, जिसमें क्या होगा 12 मोल 3 PGA तथा 12 मोल एटीपी जो लेंगे, फास्फोग्लिसरिक एसिड हो गया 12 मोल क्या हो गया 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का ले लिए, प्लस क्या किया 12 मोल एटीपी का ले लिया, दोनों का संयोजन हुआ तो क्या हुआ 12 मोल 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 12 ADP का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। फिर दूसरा है 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH प्लस H प्लस की सहायता से क्या होता है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। 12 मोल 1,3-डाई-PGA प्लस 12 मोल NADPH टू 12 मोल 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड प्लस 12 मोल NADP का फॉर्मेशन होता है। 4 नंबर है आपका कि 12 में से फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 5 अणु जो होते हैं वो अपने आइसोमर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है। क्या होता है कि 12 में से क्या होता है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो 5 अणु होते हैं वो अपने किस में चेंज हो जाते हैं, आइसोमर में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाते हैं। ये है केल्विन चक्र आपका। फिर दूसरा हेक्सोज निर्माण एवं ग्लाइकोलिटिक उत्क्रमण, दूसरा प्रोसेस था केल्विन चक्र का ग्लाइकोलिटिक निर्माण एवं हेक्सोज निर्माण एवं ग्लाइकोलिटिक उत्क्रमण। इस प्रक्रिया में क्या होता है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट मिलकर क्या करते हैं ग्लूकोज अथवा हेक्सोज शर्करा का निर्माण करता है। यह जो प्रक्रिया होता है श्वसन के ग्लाइकोलिसिस के उल्टे चरण के रूप में प्रतीत होता है। यह जो पूरा प्रक्रिया क्या होता है जो श्वसन का जो चरण होता है, श्वसन में जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसके विपरीत जैसा उल्टा होता है ना, उसी के जैसा दिखाई देता है, इसलिए क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक उत्क्रमण कहते हैं। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। इसमें क्या होता है 3 मोल 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है उसके 3 मोल डाई-HP होता है, जिससे क्या बनता है 3 मोल फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनता है। क्या बनता है 3 मोल फ्रक्टोज बनेगा और 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण होता है। फिर अगर 3 मोल लिए इसका है ना, तो 3 डाइफास्फेट लिए प्लस H2O लिए तो क्या होगा ये फ्रक्टोज हो गया ना। 3 मोल अगर फ्रक्टोज का लेते हैं और उसमें डाइफास्फेट 3 डाइफास्फेट डालते हैं तो क्या होगा और H2O लेते हैं, 1 अणु जल का ले लेते हैं तो क्या बनता है 3 मोल फ्रक्टोज 6 बनेगा, 3 मोल फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा प्लस H3PO4 बनता है। अगर 1 मोल फ्रक्टोज 6P लेंगे तो 1 मोल फ्रक्टोज 1 और फास्फेट बनता है। 4 नंबर में क्या होगा 1 मोल फ्रक्टोज 1 फास्फेट बनता है तो 1 मोल ग्लूकोज 1 फास्फेट भी बनेगा। 1 मोल फ्रक्टोज 1 फास्फेट लेंगे तो किसका संश्लेषण होगा 1 मोल ग्लूकोज 1 फास्फेट का। 1 मोल ग्लूकोज 1 फास्फेट प्लस जल मिलेंगे तो क्या बनेगी ग्लूकोज प्लस H3PO4 का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो अवस्था है इसका क्या है राइबोलोज बाइफास्फेट का पुनर्जनन। जो राइबोलोज बाइफास्फेट जो था वो क्या हुआ था संयोजन कर लिया था CO के साथ। तो इसमें क्या होता है इसके अंतिम चरण में क्या होता है कि राइबोलोज जो होता है 1,5 बाइफास्फेट के 6 अणु जो होते हैं पुनः बन जाते हैं, जिससे यह चक्र चलता रहता है। इसलिए यह क्रिया जो होता है राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट का पुनर्जनन कहलाती है। इस अवस्था की अभिक्रियाएं कैसी होगी देखते हैं। 2 मोल फ्रक्टोज 6 फास्फेट लेंगे तो उसमें 2 मोल 3 PGAID डालेंगे तो 2 मोल इरिथ्रोज 4 फास्फेट प्लस 2 मोल एक्सुलोज 5 फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। 2 मोल फ्रक्टोज 6 फास्फेट है प्लस 2 मोल PGAID है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है तो उसमें क्या होगा उससे क्या बनेगा दोनों के संयोजन से 2 मोल इरिथ्रोज 4 फास्फेट और 2 मोल एक्सोलोज 5 फास्फेट का निर्माण होता है। अगर दूसरा रिएक्शन देखेंगे तो 2 मोल इरिथ्रोज प्लस 2 मोल डाई फास्फेट का लेंगे तो 2 मोल क्या बनेगा सीडोप्यूटोलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। अगर केल्विन चक्र की पूर्णता को देखेंगे तो इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या था कि 6 मोल राइबोलोज जो होता है वो डाइफॉस्फेट प्लस 6 CO2 प्लस 18 ATP अगर तीनों का संयोजन होता है तो किसका निर्माण होता है 12 NADPH प्लस H प्लस का निर्माण होगा, जिसमें क्या होगा RUDP प्लस ग्लूकोज 6 C6H12O6 प्लस 80 ADP तथा उसके साथ 12 NADP प्लस का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। अगर अप्रकाश अभिक्रिया का सारांश देखेंगे तो इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अप्रकाश अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रकाश अभिक्रिया में बने जो एटीपी तथा NADPH का उपयोग किसके लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शर्करा में या कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए उपयोग करते हैं। यह अभिक्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में हो सकती है, परंतु इसके लिए प्रकाश की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये चक्र जो होता है प्रकाश अभिक्रिया या सारांशीकृत निम्न स्वरूप में दर्शाया जा सकता है। देखो अंदर में देखेंगे तो क्या होता है, 6CO2 प्लस ATP 18 ATP प्लस 12 NADPH प्लस H प्लस होता है। ठीक है। अगर बाहर देखेंगे तो एक ग्लूकोज 18 ADP और 12 NADP होता है। अगर अन्य कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया देखेंगे तो क्या क्या है देखते हैं। CO का ग्लूकोज जो होता है उसमें अवकरण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषी पौधों में केल्विन चक्र के द्वारा ही होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ग्लूकोज में अवकरण होता है ना, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, केल्विन चक्र के द्वारा ही होता है। लेकिन कुछ पौधे जैसे होते हैं वो अल्प अंतराल के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट नामक रसायन ग्रहण कर लेता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या कर लेता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट नामक जो रसायन होता है उसको ग्रहण कर लेता है तथा 4 कार्बन यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, 4 कार्बन यौगिक। ये यौगिक जो होते हैं अनेक चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करता है, जो केल्विन चक्र के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में अवकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, जो केल्विन चक्र जो होता है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट में अवकृत हो जाता है। CO की स्थिरीकरण की प्रकृति के अनुसार जो CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है उसके अनुसार अब जो कार्बन की स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है उसको 2 प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। पहला है हैच एवं स्लैक चक्र तथा दूसरा है क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्र। ठीक है। 2 चक्र के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं किसको, कार्बन स्थिरीकरण को। तो पहला क्या होता है, हेच एंड स्लैक चक्र जो होता है ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा है क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्र। दोनों जो चक्र होते हैं उसमें हैच एवं स्लैक चक्र का प्रदर्शन जो करता है वो कौन करता है, सी पौधे करते हैं, C4 प्लांट करते हैं। तथा सुक्रोल इसमें क्या होता है, क्रेस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म का चक्र जो प्रदर्शित करते हैं वो CAM प्लांट कहलाते हैं। चूंकि दोनों प्रकार के कार्बन मोनोऑक्साइड स्थिरीकरण के प्रक्रिया में प्रथम उत्पाद जो होता है वो 4 कार्बन वाला होता है। दोनों चक्र में क्या होता है कि जो उत्पाद होता है प्रथम प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 4 कार्बन वाला होता है। कि दोनों, इसलिए दोनों एक तरह के पौधे को एक साथ C4 प्लांट भी कहकर सूचित कर सकते हैं। हैच एवं स्लैक चक्र या फिर C4 चक्र क्या होता है देखते हैं। कोर्टस चेक एवं हार्ट एवं बार नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बताया कि गन्ना तथा कुछ अन्य पौधे जो है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्थिरीकरण होता है वो ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के या फिर मैलिक अम्ल या एस्पार्टिक अम्ल के नामक 4 कार्बन वाले यौगिकों के द्वारा होता है। सन 1967 में हैच एवं स्लैक ने अनेक पौधे में ऐसी प्रक्रियाओं का पता लगाया। उसके बाद मध्य चरणों में स्थापित किया। इसे एकांतरित कार्बन स्थिरीकरण चक्र भी कह सकते हैं। एक लाइन में ही ये क्या करता है, सारे कार्बनों को स्थिर कर देता है। C4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र जो होता है वो हैच एवं स्लैक चक्र के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, सहकारी कोऑपरेटिव प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे पौधे के जो लक्षण होते हैं, C4 प्लांट के लक्षण जो होते हैं वो क्या होता है कि पत्ती का संवहन बंडल जो होता है उसमें बंडल सित द्वारा घिरा होना चाहिए। पत्ती का जो संवहन बंडल होता है ना, वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो किसके द्वारा घिरा होना चाहिए, बंडल सित के द्वारा घिरा होना चाहिए। जिसे क्या बोलते हैं, क्रेंज कहते हैं। क्या है, क्रेंज ऑटोनोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेंज आंतरिकी या क्रेंज ऑटोनोमी। ऐसे पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बंडल सित की कोशिकाओं के अंदर ग्रेना रहित जो बंडल सित होता है उसमें ग्रेना नहीं रहता, उसमें जबकि क्लोरोप्लास्ट होता है। मेसोफिल कोशिकाओं में छोटा ग्रेना तथा ग्रेना युक्त क्लोरोप्लास्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट द्विरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट द्विरूपण। ये क्या है, C4 पौधों की पत्ती के काट में क्रेंज आंतरिकी को दर्शाया है। ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण की जो दर होती है C पौधों में से 4-5 गुना अधिक होती है। इसमें जो प्रकाश का श्वसन होता है, फोटो और रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है वो नहीं होती है। और C4 पौधों में अंतर जो होता है कि गन्ना, मक्का, बाजरा, साइप्रम 4 और C4 पौधों में अंतर होता है। उसके साथ इसके उदाहरण है गन्ना, मक्का, बाजरा, साइप्रम, डिजिटेरिया, एमेथ्रेंथस आदि। फिर नेक्स्ट है आपका हैच एवं स्लैक चक्र की
प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि पहले फास्फोइनॉल जो होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलिक जो नामक एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में क्या होता है कि फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल का CO को ग्रहण करता है। क्या करता है? फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल जो होता है वो CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करता है तथा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिणत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिणत हो जाता है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो होता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, मैलिक अम्ल में या फिर ट्रांसमीनेज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनियाकरण के फलस्वरूप एस्पार्टिक अम्ल में बदल जाता है। क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, हेस एवं स्लेक चक्र की प्रक्रिया में जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है कार्बोक्सिलिक नामक एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिणत हो जाता है। फिर जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो होता है वो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, मैलिक अम्ल में या फिर ट्रांसएमिनेज की एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, अमोनीकरण के फलस्वरूप एस्पार्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि मैलिक अम्ल या एस्पार्टिक अम्ल जो दोनों होता है उनमें कोई भी बने, लेकिन इसमें से हम मेसोफिल कोशिका से बंडल सित की कोशिका में पहुंचते हैं, जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड को विमुक्त करने के पश्चात जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसको विमुक्त करने से क्या बन जाता है, वो पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। इस क्रम में निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड बंडल सित के अंदर स्थित राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट के द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा केल्विन चक्र के फलस्वरूप हेक्सोज के निर्माण में उपयोग में ले लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जो पायरुविक अम्ल होता है वो ATP से क्रिया करता है। जब पायरुविक अम्ल ATP से क्रिया करता है तो स्वयं फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होकर इस चक्र को क्या कहता है, कंप्लीट करता है। इसमें C4 चक्र का महत्व क्या है? इस चक्र का महत्व है कि ये प्रकाश श्वसन या तो प्रकाश की उपस्थिति, जो पौधे होते हैं वो श्वसन प्रकाश की अनुपस्थिति में भी कर लेते हैं। ऐसे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की जड़ जो होती है उसमें कार्बन अधिक होता है। कम CO सांद्रण होने पर भी यह क्रिया होती है क्योंकि इसमें PEP कार्बोक्सिलेज में CO के लिए उच्च बंधुता होती है। C पौधे में जो C प्लांट होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण के लिए PEP कार्बोक्सिलेज तथा RUPP कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम प्रणालियां क्रियाशील होती है। C4 चक्र के कारण C4 पौधे उष्ण कटिबंधीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए भी बेहतर अनुकूलित होते हैं। यह है पूरा हैच एवं स्लेक चक्र। ठीक है, हैच और स्लेक चक्र के बाद है आपका क्रेस्युलेशन अम्ल उपापचय पथ। इसमें क्या होता है, क्रेस्युलेशन अम्ल जो उपापचय पथ है इसको सर्वप्रथम टिंगे नामक वैज्ञानिक ने बताया था और उसके बाद बोनर एवं बोनर के द्वारा इसका नाम दिया गया था। ये किसमें होता है, जो मांसल मरुद्भिद पौधे जो होते हैं जैसे कि नागफनी, केल, कैक्टस, ऑर्किड जो होते हैं उसमें प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश जो की उपस्थिति जब होती है तो C4 जो होता है वो अम्ल को CO को विमुक्त करते हैं तथा रात्रि में जो रात का 3 बज जाता है उसमें क्या होता है, रात में क्या होता है 3 कार्बन वाले जो यौगिक होते हैं CO को ग्रहण करके 4 कार्बन यौगिक युक्त अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पद क्या होता है, सर्वप्रथम क्रेस्युलेशी कुल के पौधों में खोजा गया था, इसलिए इसे क्रेस्युलेशन अम्ल या पथ या चक्र कहा जाता है। CAM पौधे के लक्षण क्या होते हैं देखते हैं। क्रेस्युलेशन पथ जो होता है उसके महत्व क्या होते हैं उस पौधे के, तो इसमें क्या होता है, जल को रोकने के लिए रंध्र जो होते हैं रात्रि के समय खुले हुए होते हैं और दिन में क्या होते हैं, बंद होते हैं। जबकि C3 एवं C4 पौधे जो होते हैं वो स्टोमेटा अर्थात जो रंध्र जो होते हैं वो दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। ये रात्रि में समय PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO का संग्रहण मैलिक अम्ल के रूप में करते हैं। रात्रि के समय संग्रहित CO के दिन के समय केल्विन चक्र में प्रयुक्त होती है। अंधकार में बदलने वाला जो मैलिक अम्ल होता है उसमें क्या होता है, इनकी पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित बड़ी बड़ी रिक्तिकाओं से संग्रहीकृत कर लिया जाता है। ऐसे पौधे में C तथा C4 पथ में सभी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है इस चक्र की, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये अपने जो हैच और स्लेक चक्र होता है उससे क्या होता है, काफी समानता दिखाई देता है। इसमें CO2 का स्थिरीकरण C अम्ल के तथा फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल के द्वारा होता है तथा CO2 का जो अवकरण होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। जो CO2 का अवकरण होगा किसके रूप में होगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में केल्विन चक्र के द्वारा होता है। दोनों चक्र में मुख्य अंतर क्या होता है कि हैच और स्लेक चक्र जो होता है वो C4 चक्र तथा C चक्र की जगह परिप्रेक्ष्य में अलग होते हैं, जबकि मेसोफिल इसमें क्या होता है, जब मेसोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में C4 चक्र की तरह कार्य करता है तथा बंडल सित में क्लोरोप्लास्ट C और इस चक्र में क्रियाशील होता है। क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में जो C चक्र होता है वो क्या होता है,
क्रियाशील होता है, एक्टिवेटेड होता है। जो क्रेसुलेशन अम्ल जो होता है उसके चक्र में क्या होता है, क्रेसुलेशन अम्ल जो होता है उसके उस चक्र में जगह बदलने से समय के परिपक्ष में अलगाव प्रदर्शित करता है। जब उस पौधे को अगर जगह चेंज कर देते हैं तो वो उसे फिर दूसरा डिफरेंट जो उसका इंपॉर्टेंट होता है वो प्रेजेंट करता है। ऐसे पौधे जो होते हैं रात के समय में क्लोरोप्लास्ट द्वारा C4 का क्रिया चक्र को क्रियान्वयन कृत किया जाता है, जबकि दिन के समय में केल्विन चक्र क्रियाशील होता है। इसमें क्या होता है कि जो क्रेसुलेशन अम्ल जो होता है अगर वो जगह चेंज कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा C4 चक्र का क्रियान्वयन किया जाता है, जबकि दिन के समय में केल्विन चक्र जो होता है वो क्रियाशील होता है। अंधकार के दौरान मैलिक अम्ल के निर्माण को क्या बोलते हैं, को एसिडिफिकेशन कहते हैं। जब अंधकार होता है, अंधेरा होता है तो उससे उस टाइम पे अगर मैलिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन कहते हैं। दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त किए जाने वाले CO को केल्विन चक्र के क्रम में उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश डी एसिडिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व क्या होता है कि ये मांसल मरुदीपोध पौधे जो होते हैं, जो रंध्र बंद होते हैं रात्रि में खुल जाते हैं, जिससे क्या होता है अनुकूल, ये वातावरण के लिए अनुकूलता दिखाता है। इस चक्र ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है क्योंकि इस चक्र के कारण CO2 की जो उपलब्धता होती है पौधों के लिए बनी होती है। दिन में रंध्र बंद होते हैं तो इसके बावजूद प्रकाश को जो पौधे होते हैं उसको प्रकाश एसिडिफिकेशन की क्रिया से मुक्त जो CO केल्विन चक्र जो होता है उसके लिए उपलब्ध होता रहता है। इसका अवकरण कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। CAM पौधे जो होते हैं वो श्वसन द्वारा मुक्त होने वाली, जब श्वसन होता है तो उसके द्वारा जो मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे स्थिरीकृत होती रहती है, क्योंकि ये PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम अल्प मात्रा में CO2 सांद्रण में भी क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन। सी पौधे जो होते हैं उसमें प्रकाश की उपस्थिति होने वाले श्वसन की वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को विमुक्त किया जाता है तथा बिना ATP के संश्लेषण के ही क्रिया जो होती है संपादित होती है। इस क्रिया में ATP का संश्लेषण नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। इसको किसने किया जाता है, डेकर और टायो नामक वैज्ञानिक ने खोजा और टालबर्ट वैज्ञानिकों ने इसे बताया। इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, 3 कोशिका अंग भाग लेते हैं। पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम तथा तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो प्रक्रिया होता है हरे पौधे द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में अतिरिक्त O2 का अंतर्ग्रहण करता है और CO2 अतिरिक्त जो CO2 है उसको उत्सर्जन करता है। इस क्रिया में प्रथम उत्पाद के रूप में ग्लाइकोलिक अम्ल बनता है जो कि 2 कार्बन वाला यौगिक होता है, अतएव इसे ग्लाइकोलिक अम्ल चक्र तथा C2 चक्र भी कहते हैं। प्रकाश श्वसन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखेंगे क्योंकि इस C2 चक्र किसे बोलते हैं अभी ये भी पूछ सकता है। दूसरा चीज CO2 चक्र का प्रोसेस बताओ तो आप किसको बताएंगे, प्रकाशीय जो श्वसन होता है फोटो रेस्पायरेशन उसको बताओगे, इसकी प्रक्रिया को बताओगे। तो इस क्रिया में क्या होता है, RUBP जो होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज जो होता है उसकी एंजाइम जो होती है दोहरी प्रवृत्ति के होने के कारण संभव होती है, जिसमें क्या होता है CO2 की सांद्रता जब अधिक होती है तो यह कार्बोक्सिलिक एंजाइम जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करने का कार्य करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो यह ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करने लगता है। इस एंजाइम की दोहरी प्रवृत्ति के बारे में बोवेस और ओरेजन तथा हेजमेन ने सन 1971 में पता लगाया। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, ऊर्जा जो होती है लूज होती है। इस प्रक्रिया निम्नानुसार अभिक्रियाएं संपादित होती है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपादित होती है देखते हैं, ये लाइन से दिया हुआ है। राइबोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो होता है वो ऑक्सीजन लेते हुए क्या करता है, 2 फॉस्फो ग्लाइकोलिक एसिड तथा 3 फॉस्फो ग्लाइसेरिक एसिड का निर्माण करता है। फिर जो 2 फॉस्फो ग्लाइकोलिक एसिड बनता है, ग्लाइकोलिक एसिड जो बनता है वो जब जल के साथ संयोजन होता है, उसका जल जब ऐड किया जाता है उसमें तो क्या होता है कि ग्लाइकोलिक एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण करता है। फिर जो ग्लाइकोलेट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और ग्लाइकोलेट H2O2 का निर्माण करता है। 2H2O का जब H2O2 का 2 अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे तो क्या होगा, H2H2O बनेगा प्लस O2 का निर्माण होता है। वैसे ही क्या होगा नेक्स्ट में ग्लाइको ऑक्सिलेट तथा ग्लूटेमिक एसिड जो होते हैं अगर मिल जाते हैं तो ग्लाइसिन और अल्फा कीटोग्लूटेमिक एसिड का निर्माण करते हैं। 2 ग्लाइसिन प्लस H2O प्लस NAD जो होते हैं, 2 ग्लाइसिन प्लस H2O प्लस NAD जो होंगे वो किसका निर्माण करेंगे, सेरिन प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस NADH2 का निर्माण करते हैं। सेरिन जो होते हैं, सेरिन प्लस
कोएक्सिलेट जो होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी प्यूरिक एसिड प्लस ग्लीसिन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड प्लस NaDH2 जो होगा वो किसका निर्माण करेगा, ग्लिसरिक एसिड प्लस NAD का निर्माण करेगा। ग्लिसरिक एसिड प्लस ATP जो होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यह है प्रकाशीय श्वसन के चरण। इसका महत्व क्या होता है कि ये कोशिकांग जो होते हैं उनके बीच यातायात को दर्शाते हैं। कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं वो संश्लेषण का कार्य करते हैं तथा उपलब्धता कम होने पर संभव बनाए रखते हैं, मतलब उसका संख्या जो होता है बढ़ाए रखते हैं। ये संतुलन है ना, इसको क्या, यह प्रक्रिया में CO के सांद्रण में संतुलन को बनाए रखता है। प्रकाशीय श्वसन जो होता है पौधों के विकास में सहायक होता है। उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से क्लोरोप्लास्ट के विकरों की एंजाइम की रक्षा होती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, प्रकाश जो होता है, अगर प्रकाश के बिना क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण हम लोग नहीं सोच सकते, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग टाइप के प्रकाश की भी उपलब्धता के कारण ये संश्लेषण जो होता है वो प्रभावित होता है। तो पहला है प्रकाश की गूढ़ता, क्लैरिटी ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किसमें होता है, लाल प्रकाश में होता है। लाल रंग की जो लाइट होती है उसमें होता है। नीली प्रकाश द्वितीय स्थान पर रहता है। पीली हरी तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होते हैं। यह क्रिया जो होता है केवल दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य में होता है। फिर है दूसरा प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश के तीव्र होने से प्रकाश संश्लेषण भी तीव्र गति से होता है। प्रकाश तीव्रता के अत्यधिक बढ़ जाने से क्लोरोफिल और कोशिकाओं के जो जीव द्रव्य होते हैं वो अक्रियाशील होने लगते हैं और प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण, ठीक है। फिर है प्रकाश की अवधि। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक प्रकाश जो होता है पर्याप्त होता है। इससे अधिक समय तक सतत प्रकाश देने से प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अन्य कारक सीमाकारी प्रभाव की तरह कार्य करने लगते हैं। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है उसका प्रभाव प्रकाश संश्लेषण की दर पर पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है वो धीरे धीरे बढ़ते रहने पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती जाती है। इस गैस की वह मात्रा जो वायुमंडल में उपस्थित रहती है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्यक्षम होती है। इसकी मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है रुक जाती है, क्योंकि यह अधिक CO2 सांद्रता पौधों की अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये उच्च अगर CO की उपस्थिति होती है तो रंध्र जो होंगे वो बंद हो जाते हैं। फिर है तापमान। नेक्स्ट है प्रकाश के बाद है आपका तापमान। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है 5 से 35 सेंटीग्रेड के तापमान पर निर्भर करती है। अगर अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में क्या होगा, कम तापमान होने से भी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में 0 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के तापमान पर बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। लगभग 30 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सबसे अधिक होती है, जबकि उससे ज्यादा होने पर प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो रुक जाता है और कम होने से भी प्रभावित होता है। ये ग्राफ दिया हुआ है इसका। फिर है जल। प्रकाश संश्लेषण में जल का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि इसके जल अगर नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। 1% जल जो होता है वो अवशोषित करता है, जो सामान्य परिस्थितियों में पौधों को मिलता रहता है। जल की कमी होने पर जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और CO का पत्तों पर विसरण कम हो जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में न्यूनता आ जाती है। इससे प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं उनकी कार्य क्षमता जो होती है जल की कमी होने से घट जाती है। कुल मिलाकर अगर जल की कमी से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संदमित करने का कार्य करती है ना, क्योंकि क्या होता है CO की ग्रहण करने वाले एंजाइम जो होते हैं CO के बदले ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो तेज होने लगती है। ये तो हो गया बाहरी कारक। अब होगा आंतरिक कारक। आंतरिक कारक क्या होते हैं, जो पौधों के लक्षणों और क्रियाशीलता पर आधारित होते हैं। पहला है हरित लवक। अगर प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर क्लोरोफिल कम मात्रा में है तो प्रकाश संश्लेषण भी कम मात्रा में होगा। फिर है जीव द्रव्य कारक। जीव द्रव्य कारक में क्या होता है कि प्रकाश एवं अधिक ताप दोनों प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन इन दोनों स्थितियों में बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने की अपेक्षा घट जाती है। ऐसा जीव द्रव्य में उपांग अज्ञात कारकों के कारण होता है।
फिर थर्ड, कोशिका में संचित भोजन की मात्रा। हरे कोशिकाओं में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो पदार्थ जो होता है वो बन के स्टोर हुआ रहता है कोशिकाओं में, तो वह तेजी से स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करता है, प्रकाश अगर वो स्टोर होता रहता है या फिर बढ़ जाता है उसकी मात्रा, तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो उत्पाद की स्थिति में, अगर उत्पाद वहां पे है तो वो निष्क्रिय अवस्था में होता है। फिर सीमा कारक की क्रियाशीलता। किसी भी प्रकार्यात्मक कार्य की दर यदि अनेक कारकों पर निर्भर करती है तो इस क्रिया को संपादित होने की कुशलता सबसे कम मात्रा में उपलब्ध कारक के प्रभाव पर निर्भर करता है। उस कारक को क्या कहते हैं, सीमा कारक कहते हैं। जो कुछ परसेंट जो सब मतलब एकदम थोड़ा, अगर वो नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, अगर उसकी थोड़ी भी मात्रा प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन जो होगा करेगा। उसको क्या बोलते हैं, सीमा कारक, लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करने वाले सभी कारकों में CO2 की जो मात्रा होती है वो कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो इसकी मात्रा बढ़ाने पर ही प्रकाश संश्लेषण के दर में अभिवृद्धि होगी। ऐसी स्थिति होने पर CO जो होते हैं सीमा कारक कहलाएंगे। इस प्रकार यह स्थिति अन्य कारकों पर भी लागू होती है। सर्वप्रथम लीबिंग ने न्यूनता का नियम, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था और कहा कि उपापचयिकता का क्रिया जो होती है उसका दर न्यूनतम मात्रा में उपस्थित कारक द्वारा नियंत्रित होता है। उपापचय की जो क्रिया होती है किसी भी संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण में, वो किसके द्वारा तय होती है, उसका जो दर होता है उसकी न्यूनता का जो उसमें लिमिटिंग चीज में उपस्थित होता है उसके दर पर निर्भर करती है। इसे ही क्या बोलते हैं, विस्तारित करते हुए ब्लैकमैन ने सीमा कारकों का सिद्धांत दिया। ब्लैकमैन ने इस सिद्धांत के अनुसार बताया कि जब किसी क्रिया की तीव्रता अनेक पृथक पृथक कारकों के द्वारा निर्धारित होती है तब उस क्रिया की दर में क्या होता है, न्यूनतम मात्रा में उपस्थित कारकों द्वारा परिसीमित की जा सकती है। उदाहरण है कि कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण में 6 मिलीग्राम CO2 का उपयोग 1 घंटे में कर लेता है। ठीक है, तो उपलब्ध जो प्रकाश की तीव्रता होगी वह कितनी होगी, 5 मिलीग्राम CO2 का उपयोग कर पाएगा वो। एक जो प्रतिशत होता है वो उसके 1% में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो, अगर प्रकाश संश्लेषण बढ़ाते जाएंगे तो CO का मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी बढ़ते जाएगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर लिमिट में चलते रहेगा तो वो एक ही समान रहेगा प्रकाश संश्लेषण का दर। यदि प्रकाश संश्लेषण में CO की मात्रा बढ़ाते हैं तो वो बढ़ता जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा होने पर वो क्रिया वहीं रुक जाएगी, तो यह प्रकाश तीव्रता सीमाकारी बन जाएगा। यह स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर तब बढ़ पाएगी जब CO2 के साथ साथ प्रकाश तीव्रता भी बढ़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर इस प्रकार तीव्रता जो होता है, CO2 की सांद्रता दोनों क्रमशः बढ़ते चले जाएंगे तो क्लोरोफिल की उपलब्धता जो होगी सीमाकारी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, तो हरे पौधे जो होते हैं प्रतिवर्ष लगभग 690 खरब टन CO2 का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, अर्थात ये वातावरण में जितने भी अति प्रदूषित होते हैं वातावरण उसको बचाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही जैव मंडल के समस्त जीवों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन उपलब्ध होता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है और श्वसन हेतु जीवों के लिए उपलब्ध हो पाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बनाए रखते हैं तथा जैव भू रासायनिक चक्र का चक्रण संभव बनाते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेसन जो होता है, लेसन 13 यहीं पे समाप्त होता है। आगे लेसन 14 के लिए सीधी शिक्षा ऐप में जुड़े रहिए। धन्यवाद।